जय हिंद। टेक्निकल सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे आईपीआरपी पद हेतु आवश्यक योग्यताएं एवं आईपीआरपी का मानदेय क्या होता है, क्या इसकी पात्रता है एवं क्या इसकी चयन प्रक्रिया है एवं क्या मानदेय इसको प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि आवेदन फॉर्म जमा करने की अब जो तिथि है 12 फरवरी 2023 कर दी गई है। आप सभी लोग अपना आवेदन फॉर्म भर करके अपने ब्लॉक स्तर पर आकर जमा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि आईपीआरपी क्या होता है। आईपीआरपी आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके मानदेय पर चर्चा करते हैं। अगर आईपीआरपी पर किसी भी आवेदिका का चयन होता है तो उसका मानदेय क्या प्राप्त होता है। अगर हमारी आईपीआरपी किसी भी विकासखंड की है, चयन अगर उनका हुआ है तो वह विकासखंड जिस विकासखंड से दूसरे विकासखंड में यदि और अपने ही जनपद के किसी दूसरे विकासखंड पे यदि काम करने जाती हैं तो उनका प्रतिदिन के रूप में 200 रुपया उन्हें प्राप्त होता है। अगर वह अपने जनपद से किसी अन्यत्र दूसरे जनपद पर जाती हैं तो उन्हें 250 रुपया प्रतिदिन के दर से प्राप्त होता है। 6 से 7,500 प्रति माह रुपये उन्हें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 2,000 रुपया यात्रा भत्ता और 500 रुपया मोबाइल भत्ता के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। आगे हम जानते हैं कि आईपीआरपी की जो पात्रता होती है वह कौन लोग इस पर भर सकते हैं फॉर्म। तो समूह की सदस्य जिसका समूह सीएलएफ यानी संकुल संघ से जुड़ा हुआ हो, वह आवेदिका 12वीं यानी इंटर पास हो, आयु उनकी 18 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदिका को अनिवार्य रूप से कार्यरत जो स्वयं सहायता समूह है उसका सदस्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, सीएलएफ की पुस्तक लिखने का 1 वर्ष का अनुभव, बुक कीपर की तरह खाता लेखक, ग्राम संगठन लेखाकार, आंतरिक आईसीआरपी जो होती हैं हमारी समूह सखी को, इन सभी कैडरों को हमारे आईपीआरपी में पूर्ण रूप से वरीयता दिया जाता है। उसके पश्चात हम यह जानेंगे कि चयन प्रक्रिया आईपीआरपी की कैसे होती है। चयन प्रक्रिया जो है चयन लिखित और मौखिक परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा में सफल परीक्षार्थी का प्रशिक्षण होगा जिसमें ग्रेड ए और बी वालों को ही नियुक्ति होगी। सी और डी ग्रेड वालों को पुनः परीक्षा देनी होगी और प्रशिक्षण लेनी होगी। जैसे ही इसकी चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है तो जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पे जैसे ग्रेड ए और बी आते हैं तो उनकी नियुक्ति तो आईपीआरपी में हो जाती है, लेकिन जो सी और डी ग्रेड वाले होते हैं उन्हें पुनः परीक्षा देना होता है और प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। आईपीआरपी चयन के लिए विकासखंड का चयन लॉटरी पद्धति से होगा। इस पर हम चयन प्रक्रिया पे सम्मिलित हो सकते हैं। आगे यह देखते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से भर सकते हैं और हमारा जो फॉर्म है वो क्या क्या जानकारी हमको हमारे द्वारा मांगी जाती है। तो चलिए फॉर्म का फॉर्मेट देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये हमारा एक फॉर्म का पहला पेज है जिस पर आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आवेदन प्रपत्र, इस पर ध्यान से आप देखेंगे लिखा हुआ है कि सिर्फ पूर्ण प्रपत्र वाले आवेदक ही चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। और हल्का सा हम इसको जूम करने की कोशिश करते हैं। आवेदक का नाम सर्वप्रथम भरेंगे, आवेदक की उम्र, जन्मतिथि, आवेदक के पिता पति का नाम, आवेदक के समूह का नाम, आवेदक के ग्राम संगठन का नाम और सीएलएफ का नाम और आवेदक जिस ग्राम पंचायत में निवास करते हैं उसका पता, मोबाइल नंबर, आवेदक की जो शैक्षणिक योग्यता है इंटर पास कम से कम होनी चाहिए, ये हमने आपको पिछले चर्चा पे बता ही दिया है। समूह संगठन की तिथि, कब आपका समूह
बना हुआ है, आवेदक समूह से जुड़ने की तिथि, समूह में कब हमारा आवेदक जुड़ा हुआ है, आवेदक के पदाधिकारी है। यहाँ पर 12वें नंबर पे जो लिखा हुआ है, क्या आवेदक समूह में पदाधिकारी है, यदि हाँ, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अगर है तो उसके आगे यही लिखना है, यदि नहीं है तो सदस्य के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि आवेदक के बैठक में प्रतिभागिता संबंधी विवरण। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कॉलम दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके ही भरना है। किसी कॉलम को यदि आप छोड़ देते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको आगे पूरा तरह से भर दें। इसमें लिखा हुआ है सर्वप्रथम नंबर 1 कॉलम पे समूह कुल बैठकों की संख्या, आपके समूह में कितनी बैठक हुई है उनकी कुल संख्या, और उसके आगे लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा प्रतिभाग की गई कुल बैठकों की संख्या। अगर आपके समूह में कुल बैठक मान लीजिए 50 हुई है, 52 हुई है, 60 हुई हैं, तो वो संख्या लिखने के पश्चात आपके द्वारा उस बैठक में कितनी प्रतिभाग किया गया है उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात आप ग्राम संगठन पे आ जाइए, ग्राम संगठन पे कुल कितनी बैठक हुई है, उसके पश्चात आवेदक द्वारा प्रतिभाग में कितना आप ग्राम संगठन में बैठक में अपना सम्मिलित हुए हैं आप। उसके पश्चात CLF संकुल स्तरीय संघ की बैठक कितनी हुई है और आप द्वारा उस बैठक में कितना आपने प्रतिभाग किया है, ये समस्त जानकारी आपके द्वारा भरी जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, ये इस पर हम अपनी फ़ोटो आवेदिका का जो आवेदन कर रहा है उसकी फ़ोटो चस्पा करेंगे। उसके पश्चात आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि जो हमारा 14 नंबर कॉलम है, लिखा हुआ है आवेदक के लेखांकन प्रशिक्षण संबंधी विवरण, केवल लेखांकन प्रशिक्षण का ही विवरण भरा जाना है। ये कह रहे हैं कि जो आवेदक है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का यदि प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, चाहे वह CRP के तौर पे हो या समूह सखी या लेखाकार के रूप में, और या कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जिसे हम BRP कहते हैं के द्वारा भी अगर प्राप्त हुआ है आपको किसी प्रकार का प्रशिक्षण ट्रेनिंग, तो उसका विवरण आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर तो ये आप किस तरह का आपने विवरण भरना है जो आपने ट्रेनिंग प्राप्त किया है, और उसका ट्रेनिंग प्राप्त करने कहाँ से आपने प्राप्त किया, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या जनपद स्तर पे या राज्य स्तर पे कहाँ का ट्रेनिंग आपका है वो आपको भरना है। आप कितने दिनों का ट्रेनिंग आपने किया है यहाँ पर आपको उस दिवस की संख्या भरनी है। उसके पश्चात आगे आते हैं 15 नंबर पे, आवेदक के अनुभव संबंधी विवरण जो है हमारे कैडर का नाम। ये कह रहे हैं कि यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के कैडर हैं या समूह लेखाकार हैं या समूह सखी हैं, ग्राम संगठन का यदि आप बुक-कीपर हैं, यदि संकुल CLF का आप लेखाकार हैं या ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP हैं, ये किसी भी प्रकार का वित्तीय कार्य जो यदि आपके द्वारा किया गया है उसका यहाँ पे विवरण भरना है। और यहाँ पर कह रहा है कि कितनी अवधि तक आपने विवरण किया है, 1 महीना 2 महीने, इस पर आप ये भरना है। उसके पश्चात यहाँ कुल अनुभव का महीना भरना है कि कितने महीने तक आप इस पे काम किया है, और टिप्पणी के तौर पर यदि कोई चीज़ आप छूट जाती है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप पढ़िए कि नोट लिखा हुआ है, आवेदक ने अब तक जिस भी कैडर के रूप में कार्य किया हो उन सभी का विवरण उपरोक्त तालिका में वर्णित किया जाना है। सीधे कह रहे हैं कि आप यदि समूह सखी के रूप में काम किया है, यदि आप लेखाकार के रूप में काम किया है, या समूह का रजिस्टर लिखना या ग्राम संगठन का रजिस्टर लिखना, CLF का रजिस्टर लिखना, उसी को हम लेखाकार या बुक-कीपर के रूप में कह सकते हैं, उसका विवरण यहाँ पर आपको भरना है। चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट फॉर्म में हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट लास्ट फॉर्म में है हमारा 16 नंबर पे लिखा हुआ है, क्या आवेदक जनपद में से बाहर जाकर कार्य करने के लिए सहमत हैं। इसमें हाँ या नहीं 2 विकल्प दिए हुए हैं, 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है। यदि आप जनपद के बाहर भी कार्य कर सकते हैं तो हाँ करना है, यदि आप अपने जनपद में रहकर ही काम कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, तब भी आप अपना फॉर्म उस पर फिलअप कर सकते हैं। अगला कॉलम जो है हमारा 17 नंबर, आवेदक द्वारा प्राप्त ऋण जो है हमारा, ये इसमें हमारा जो पूछ रहा है कि आपने अपने समूह में किसी भी प्रकार का यदि ऋण लिया है तो ऋण प्राप्त करने की तिथि इसमें पूछ रहा है कि आपने समूह की कब प्राप्त किया है। यदि आपने प्राप्त किया उसका दिनांक लिखना है। आगे के कॉलम में लिखा हुआ है ऋण की राशि, कितना आपने ऋण यहाँ से प्राप्त किया अपने समूह से, और उस ऋण को लेने का आपका उद्देश्य क्या था, किस काम के लिए आपने उस
उस ऋण को, पैसे को लिया है समूह से, यहाँ पर भरना है। और ऋण वापसी की अंतिम तिथि, यदि आपने उस ऋण को वापस कर दिया तो उसका दिनांक लिखना है। यदि आप उस ऋण को वापस नहीं कर पाए हैं तो शेष मूलधन कितना है अभी बकाया, तो यहाँ पर लिखना है। और यदि अभियुक्ति में अगर कुछ छूट जाता है, किस कारण आपने वापस नहीं किया है, तो उसको आप यहाँ पर टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉलम नंबर 18 पे, आवेदक के प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। आवेदक के शैक्षिक योग्यता, देखिए इस पर कह रहा है कि इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर की मार्कशीट के प्रमाण पत्र के साथ आप इस फॉर्म के साथ अपने सभी जो आपके क्वालिफिकेशन और शैक्षिक मार्कशीट वगैरह हैं वो आप लगा सकते हैं। मिशन द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के पत्र की छाया प्रति आप लगा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपने किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त की है तो उसका आप इस पर लगा सकते हैं मार्कशीट अपना। और यहाँ पर पहचान पत्र की छाया प्रति कह रहा है, पहचान पत्र की छाया प्रति के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कि आप अपना किसी भी प्रकार का जो आपका पहचान पत्र है, वोटर आईडी वगैरह हो जाता है, उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आवेदक अपना हस्ताक्षर करेगा जो आवेदन भर रहा है। उसके उपरांत आप अपने ग्राम संगठन में, यहाँ पर ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के सबसे आप चेक करा करके, साइन कराकर, ग्राम संगठन का मुहर लगा करके, उसके पश्चात CLF के, जो यदि आपके यहाँ CLF है, CLF का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का साइन करवा करके आप ये जांच, आपका प्रपत्र जांच करता हो गया और आप इस फॉर्म को अपने विकास खंड स्तर पर जा करके जमा कर सकते हैं। तो बस इतनी ही हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप आशा करते हैं आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा यह वीडियो। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।